सविता के घर में एक कमरा ऐसा था जिसमें दो किराएदार एक साथ रहा करते थे, जिनके नाम थे बबलू और मोनू। ऐसी एक दिन राहुल नाम का एक लड़का सविता जी के मोहल्ले के आसपास यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी राहुल की नजर सविता जी की बालकनी में जाती है, जहाँ सविता की बेटी प्रिया अपने लंबे लंबे घने बालों को तौलिए की मदद से सुखा रही थी। प्रिया की तीखी तीखी नजरें राहुल के दिल को छलनी छलनी कर रही थी। कितनी खूबसूरत है ये। हाय हाय, इसकी खूबसूरती देखने के बाद ना मन तो कर रहा है अभी जाऊं और इसे कह दूं कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन डर भी लगता है यार, अगर गया और कहा और उसने दो चांटे लगा दिए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हीरोपंती निकल जाएगी 1 मिनट में। तभी राहुल देखता है कि सविता के घर के आगे किराएदार की जरूरत है। ऐसा करके वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। राहुल ये देखकर खुश हो जाता है और वो तुरंत सविता के घर पर जाता है। आंटी जी नमस्कार, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? कैसे पहचानोगी, पहली बार तो देखा है आपने मुझे। आंटी जी बात हुआ है ना कि मुझे किराए पे घर चाहिए था और आपके घर के सामने ये बोर्ड लगा हुआ देखा मैंने, जहाँ लिखा हुआ है आपको किराएदार की जरूरत है। सविता राहुल को ऊपर से नीचे तक निहारने लगती है और कहती है, ये सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम अपनी फैमिली के साथ आए हो या तुम्हें अकेले के लिए कमरा चाहिए? नहीं नहीं आंटी जी, बस अपने लिए चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए 2000 कर देती हूँ। और एक बात, कमरे में 2 लड़के और हैं, तुम्हें उनके साथ एडजस्ट करना होगा। अगर तैयार हो तो कमरा ले सकते हो, तुम तीनों को एक साथ ही एक रूम में ही रहना होगा। भगवान देखो तो कैसे कह रही है 2000। अरे इसका बाप छोड़ के गया था क्या मेरे पास, जो ये मांग रही है इतना इतरा के। और अगर ये तीनों से 2-2 हजार लेगी तो टोटल हो गए 6000। लालची कहीं की, मन तो कर रहा है उछल के किक मारूं मुंह पे, लेकिन क्या करूं, उस लड़की पे दिल आया है जिसको मैंने अभी भी देखा है, और उसके लिए तो 2000 में दे ही सकता हूँ। देखो मेरा समय बर्बाद मत करो, अगर कमरा लेना है तो साफ साफ बोलो, वरना चलते बनो यहाँ से। आंटी जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंटी जी एक बात पूछूं आपसे, वो जो भी बालकनी में खड़ी थी वो लड़की कौन है? वो भी किराएदार है क्या? अगर है तो उसके साथ रूम शेयर करने को मिलेगा क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं और मेरी बेटी ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, प्रिया नाम है मेरी बेटी का, और तुम सारे किराएदार नीचे ही रहोगे। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे बस लगी कि किराएदार है इसलिए पूछा मैंने, वैसी कोई बात नहीं है, मैं उन दोनों के साथ रह लूंगा। ठीक है, अभी एडवांस पैसे देने पड़ेंगे तुमको। ठीक है आंटी जी। राहुल अब बबलू और मोनू के साथ ही कमरे में रहने के लिए आ जाता है। कमरे की हालत देखकर राहुल का मन खराब होने लगता है। हे भगवान, कैसे इंसान हो तुम दोनों। अरे कमरे का सत्यानाश मार के रखा हुआ है। अरे एक जानवर भी जहाँ बैठता है ना उसको साफ रखता है, तुम लोगों ने कितना गंदा करके रखा है। अरे कम से कम साफ सफाई तो करना चाहिए था तुम्हें। देख भाई, हमारे साथ अगर तू इस गंदी हालत में एडजस्ट कर सकता है तो कर ले, वरना मेरी बात मान तो तू यहाँ से चला ही जा। अब तो मैं खुद चाहूंगा ना तो भी यहाँ से नहीं जा सकता, और भगवान आके कहेंगे कि बेटा जा, चले जा यहाँ से, तब भी नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहा है तू? यहाँ से तू रूम खाली करके क्यों नहीं जाना चाहता? ऐसा क्या हो गया है? अरे जा, भाग जा तू। अरे यहाँ और भी लोग तो रूम देते हैं, उनके रूम में क्यों नहीं जाके रहता? यहाँ क्या कर रहा है? देते होंगे भाई, लेकिन जो बात इस घर में है ना वो बात कहीं और कहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मकसद से हम दोनों यहाँ आए वही मकसद तू भी यहाँ लेकर आया हो? कौन सा मकसद? हम दोनों तो सविता आंटी के बेटी से सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ है। और तू यहाँ क्यों है? तू जा, तू भाग जा। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, निकल ले टिन टुकले पिन टुकले, आंटी बजा रही है 12 घंटी। एक कान के नीचे मारा ना तो सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तुम्हारी भाभी है, इज्जत से बात करो, और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। प्रिया का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल लो, समझे? और इस तरह से तीनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रिया आती है। प्रिया को देखकर तीनों शांत हो जाते हैं। तभी प्रिया उनको प्रसाद देते हुए कहती है, सुनो, ये लो प्रसाद, और हाँ, शाम को तुम तीनों को मेरे घर आना है, मैंने पूजा रखवाई है। आज कुछ खास है क्या जो पूजा रखवाई है घर के अंदर? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ हर पूर्णिमा को घर में पूजा करवाती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बुला लूं। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। 2 मिनट प्रिया से बात करके राहुल को बहुत सुकून मिलता है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया से बात करके उसे कोई गोल्ड मेडल मिल गया हो। ऐसे ही तीनों शाम को अच्छे से रेडी होकर पूजा में जाते हैं। तीनों का ध्यान पूजा में कम और प्रिया में ज्यादा था। सविता की नजरें तीनों लड़कों के ऊपर ही थी। बार बार वो तीनों को घूर घूर कर देख रही थी। ऐसे ही एक शाम प्रिया मार्केट जाती है। उसे रास्ते में राहुल मिलता है। राहुल बाइक पर था।
राहुल प्रिया से कहता है। प्रिया, ओ प्रिया, आओ बाइक पे बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस 2 ही मिनट की दूरी पर तो मार्केट है। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो तो मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे भी वहीं जाना है। प्रिया राहुल के साथ बाइक पर बैठ जाती है। सामने से बबलू आ रहा था। प्रिया और राहुल को बाइक पर बैठा हुआ देखकर बबलू आग बबूला हो जाता है, पर बेचारा उस वक्त कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप घर आ जाता है। घर आने के बाद राहुल और बबलू में जंग छिड़ जाती है। दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। दोनों एक दूसरे को पटक पटक कर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर सविता आती है और दोनों को धमकाते हुए कहती है, आखिर हो क्या रहा है इस कमरे में? किराएदार हो, किराएदार बनकर रहो। इस घर के मालिक बनने की कोशिश मत करो। इस घर में जो होगा वो मेरे हिसाब का होगा। तुम दोनों की वजह से ये पूरा माहौल खराब हो चुका है और पूरा मोहल्ला परेशान है तुमसे। कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने। अरे वो माफ करना आंटी जी, वो क्या है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। आइंदा से ना हो, वरना देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन के घर सविता आती है। सविता के हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसके ऊपर लाल कपड़ा रखा हुआ था। अरे आंटी जी, क्या बात है? लगता है आज फिर से आप हमें कुछ देने के लिए आई हो। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें मिठाई देने के लिए आई हूँ क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। क्या बात है आंटी, आज कौन सी खुशी का दिन है? सविता उन तीनों को प्रिया की शादी में आने का कार्ड देते हुए कहती है, ये रहा मेरी बेटी प्रिया की शादी का कार्ड और तुम लोगों को जरूर आना है क्योंकि तुम तो उनके भाई लगते हो ना। और हाँ, अगर आओगे तो छोटी मोटी मदद जरूर कर देना क्योंकि वो क्या है ना, लड़की की शादी है, काम तो बहुत होगा इसलिए। क्या आंटी जी, प्रिया की शादी का कार्ड? तो रिश्ता तय कैसे कर दिया आपने? हमें बताया भी नहीं। अरे अब तुझसे बात करके थोड़ी ना रिश्ता फिक्स करूंगी। प्रिया मेरी बेटी है, उसका रिश्ता तो मैंने 1 साल पहले ही फिक्स कर दिया था और वो तो बस शादी करने में थोड़ा लेट हो गया। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। वो क्या है ना, क्या पता कब कोई मेरी बेटी पे बुरी नजर डाल दे और मुझे कुछ पता ही ना चले। अरे आंटी जी, इतनी छोटी सी बात। अरे आप चिंता मत करो, हम है ना, हम सब देख लेंगे। आप बस ना जाओ और शादी कैंसिल कर दो। मैं तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। दोबारा तूने अपने मुंह से ऐसी बात बोली तो। और एक भाई होने के बावजूद भी तू अपनी बहन के बारे में ऐसा बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ये कार्ड पकड़ और चुपचाप ना मेरी बेटी की शादी में आ जाइयो क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और सारा घर का काम तो तुझे ही संभालना है। और तुम दोनों निकम्मो, तुम्हें भी आके सारा काम करना है क्योंकि तुम्हारी भी तो बहन है ना वो। तरफ तरफ कर इस दिल से आह निकलती रही। बनना चाहते थे, हम तो भैया बन गए भैया। शादी का कार्ड देखकर तीनों के अरमानों पर पानी फिर जाता है और तीनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और पूरी तरीके से रोने लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। देर से ही सही पर कम से कम आप तीनों को ये बात समझ तो आई कि यदि आपको कोई ना नहीं कहता है, चुप रहकर आपका काम कर देता है, तो ये उसका बड़प्पन है। आपका उस पर हक नहीं है। सुप्रिया की शादी शिव से हुई थी। शिव की मां का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था, जिसके चलते शिव ने ही अपनी तीनों बहनों कोमल, अनीता और रेखा की परवरिश की थी। शादी के बाद सुप्रिया ने एक मां की तरह ही तीनों को दिल से अपनाया। ऐसे ही दिन बीते और सभी लोग साथ में रहने लगे। एक दिन सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सुप्रिया सबको नाश्ता परोसती है। शिव, ये लीजिए आपका बादाम मिल्क। कोमल, ये आपका ग्रीन सैंडविच। अनीता, आपका ऑरेंज जूस और बटर टोस्ट। रेखा, आपकी ग्रीन टी और सैलेड। वाह भाभी, आप सबकी पसंद का कितना ख्याल रखती हो। इतना सब कैसे कर लेती हो आप? हाँ भाभी, और ये टेस्टी नाश्ता दिल खुश हो जाता है खाकर। भाभी, आप तो रिची रिच कार्टून की आयरोना हो गई हो। हर काम फटाफट कर देती हो। अरे बस बस, नजर लग जाएगी मेरी सुप्रिया को। नाश्ता कर लो तीनों, जल्दी सब। सभी लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं, जिसके बाद शिव ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वक्त बीतता है। अब अनीता, कोमल और रेखा तीनों काम ना करने की आदत सी लगा लेते हैं और वो अपने सारे काम सुप्रिया से ही करवाते। ऐसे ही एक दिन अनीता सुप्रिया को आवाज देती है और बोलती है, भाभी, भाभी जरा यहाँ आना। हाँ जी अनीता, कहिए। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो ना प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है। जी जी ठीक है। और हाँ, मेरे लिए नाश्ता भी तैयार कर देना।
जी रेडी है। सुप्रिया अब अनीता के कपड़े प्रेस कर रही थी कि कोमल उसे आवाज देने लगती है। भाभी, भाभी। कोमल की आवाज सुनकर सुप्रिया जल्दी से अनीता के कपड़े प्रेस करके कोमल के पास उसके कमरे में जाती है और कोमल कहती है, भाभी जल्दी से मेरे बाल प्रेस कर दो, और हाँ मेरी वो ग्रीन वाली सैंडल निकाल दो, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। जी कोमल ठीक है। हाँ भाभी, भैया से कुछ पैसे भी दिलवा दो थोड़े, वो मेरी जेब भरी रहेगी ना। आप तो जानती हो ना मुझे, वैसे तो ज्यादा खर्चा करने की आदत नहीं है, पर जब करती हूँ तो रुकती ही नहीं हूँ। जी जी मैं अच्छे से जानती हूँ, आप रेडी तो हो जाओ, मैं कर दूंगी सब। इतना कहकर सुप्रिया जल्दी से कोमल के बाल प्रेस करती है और फिर उसकी सैंडल को क्लीन तक करती है। तभी रेखा यानी कि उसकी तीसरी ननद उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप, जल्दी आओ। अब सुप्रिया बिना आओ ताओ देखे अपनी ननद की आवाज सुनकर उसके पास हॉल में आती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। भाभी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आपको पता है ना कि मुझे कॉलेज जाना है, फिर भी आपने नाश्ता नहीं बनाया, मेरा लंच भी पैक नहीं किया। आपको मालूम है ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी नहीं बनाया आपने। आपसे काम नहीं हो रहा था तो बता देती ना। माफ करना रेखा, आप थोड़ी देर रुकिए, बस मैं जल्दी से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है और ना ही ले जाना है। आप ही खा लेना मेरे हिस्से का भी नाश्ता। माँ होती तो मुझे कभी ऐसे नहीं जाने देती। अब तो भाभी का राज है, क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर रेखा गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुप्रिया कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इन तीनों को अपना अपना आना जाना, खाना पीना और पहनना पता है बस, पर ये सब कैसे करना है ये नहीं पता। एक दिन भी मैं इस घर में ना हूँ तो पता नहीं सब अपना काम कैसे करेंगे। ऐसे ही सोचने के बाद सुप्रिया अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता है और तीनों बहनें मिलकर सुप्रिया से सारा काम करवाती हैं। साथ ही बदले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती हैं। पर सुप्रिया कभी किसी बात को दिल से नहीं लगाती और सारे काम पूरे मन से करती। ऐसे ही एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही अनीता पहला निवाला तोड़ कर खाती है तो उसे गुस्सा आता है। भाभी ये सब क्या बनाया है आपने? ये सब्जी, इसमें दुनिया भर का नमक है, और ये खीर, इसमें इतना मीठा है कि पूछो मत। ध्यान कहाँ रहता है आपका? हाँ अनीता दीदी सही कह रही हैं। आजकल आप कोई काम ढंग से नहीं करती हो, ना खाना बनाना, ना कपड़े प्रेस करना और ना ही कुछ। हाँ दीदी, इनकी वजह से ही मुझे रोज कॉलेज के लिए देर हो जाती है। नाश्ता टाइम पे देती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारा दिन करती क्या है, जो इनसे एक टाइम का नाश्ता भी नहीं बनता टाइम से। अरे दिन पर दिन ये कामचोर होती जा रही हैं। आप तीनों मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ख्याल रखूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। अच्छा, क्यों? अगर हम परेशान हुए तो हम आपको भी परेशान कर देंगे, याद रखना। तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं। इस घटिया खाना खाने से तो अच्छा ही है। तीनों बहनें भरी हुई खाने की थालियां छोड़कर टेबल से उठकर चली जाती हैं। ये देखकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती है। तभी शिव सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे ये गलती क्यों और कैसे हुई है और इसकी वजह क्या है। और हाँ, अपनी तीनों बहनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। बस इनको भी थोड़ा सा समझाना होगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो एक साथ 10 लोगों का काम कर दूं, वो भी टाइम पर। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे पता है कि मेरी बहनों को लाइन पर कैसे लाना है। अब बस तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। इतना कहकर शिव सुप्रिया के गले से लग जाता है और अगले दिन घर पर एक नीलू नाम की नौकरानी को ले आता है, जिससे वो सभी को मिलवाता है और बताता है, तो मेरी प्यारी बहनों और मेरी पत्नी जी, ये हमारी नई नौकरानी नीलू आज से घर का सारा काम यही करेगी। भाभी हैं तो फिर हमें इनकी क्या जरूरत है? अरे कैसे बातें करती हो बहन, अब हम पति पत्नी को भी तो वक्त चाहिए होता है ना। कब तक सुप्रिया घर के कामों में उलझी रहेगी? हाँ बिल्कुल नहीं, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। अब नौकरानी तो रखनी ही होगी, क्योंकि मुझे मेरी सुप्रिया के साथ जाना है मनाली तक। घर का काम नीलू ही करेगी और हमने सामान भी पैक कर लिया है, हम निकल रहे हैं। तुम सब अपना ख्याल रखना। शिव अपनी बात कहकर सुप्रिया के साथ सामान लेकर निकल जाता है। तो वहीं तीनों बहनों का बुरा समूह बन जाता है। सुप्रिया के जाने के बाद नीलू घर का काम करना शुरू कर देती है, पर
वो तीनों उससे फिरकी की तरह घुमाते रहते। नीलू अनीता का काम करती तो उसे कोमल बुला लेती। कोमल का काम खत्म होता तो रेखा उसे आवाज लगाती। ऐसे ही नीलू उन तीनों से परेशान होकर काम ही छोड़कर चली जाती है। साथ ही जाते हुए तीनों को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके चलते अब वो तीनों ही अपना काम खुद करती हैं और घर को भी अकेले संभालती हैं। इसी बीच तीनों को सुप्रिया की अहमियत भी समझ में आती है। भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम ये भूल गए थे कि आप भी हमारी तरह इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो सारा काम टाइम पर और एक साथ कर देंगी। हाँ भाभी, इतने दिन जब आप नहीं थे ना तो हम तीनों ने घर संभाला और काम किया। तब हमें पता चला कि हम तीनों कितनी ज्यादा डिमांडिंग है। फिर भी आप कभी कुछ भी नहीं कहती हो और सारा काम चुपचाप कर देती हो। हाँ भाभी सॉरी, हम तीनों को मिलकर आपकी मदद करवानी चाहिए थी, पर हम हैं कि हम आप पर ही बरस पड़े। आपको पता है वो नीलू नौकरानी भी हमें सुना कर चली गई। उसकी बातों का हमें बहुत बुरा लगा। शायद वो नहीं जाती तो हमें कभी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। मैं खुश हूँ कि देर से ही सही पर कम से कम आप तीनों को ये बात तो समझ आ गई। यदि कोई आपको ना नहीं कहता है, चुप रहकर आपका काम कर देता है, तो ये उसका बड़प्पन है। आपका उस पर हक नहीं है। मैं आप तीनों से गुस्सा नहीं हूँ जरा भी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ खुश रहे। तो अब जब सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उनको माफी भी मिल गई है, तो सबको खुशखबरी भी दे दी जाए। कैसे खुशखबरी? वो ये कि आप तीनों बुआ बनने वाली हैं। ये सुनकर तीनों बहनें खुशी से नाचने लगती हैं। सुप्रिया और शिव ये देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही आने वाले 9 महीने तक अनीता, कोमल और रेखा तीनों मिलकर सुप्रिया का खूब ख्याल रखती हैं। 9 महीने के बाद सुप्रिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब मिलकर नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। माँ, आप इसकी बात कर रही थी मुझसे? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी सहेली की एक बेटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और समझदार है, लेकिन तू है कि उसकी तस्वीर भी देखने को तैयार नहीं है। अरे माँ, नाम भी तो बता सकती थी आप। सहेली की बेटी, सहेली की बेटी, अरे ये बोलती थी आप। अरे एक बार नाम बता देती तो क्या बिगड़ जाता आपका? हाँ माँ, आपने मुझे नाम ही नहीं बताया लड़के का। मतलब नाम बता देती तो क्या हो जाता? फिर ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। कैसी प्रॉब्लम? कुलदीप तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। कुलदीप, निशा, क्या हो रहा है ये सब कुछ सही तो है? बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निशा और कुलदीप राधा और राखी को सारी बातें बताना शुरू करते हैं। राधा किचन में कुलदीप के लिए खाना बना रही होती है। कुलदीप अपने कमरे में सो रहा होता है। राधा उसे वहीं से उठने के लिए आवाज देने लगती है। बेटा उठ जा, देख कितना टाइम हो गया है, तुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। कुलदीप राधा की आवाज तो सुन लेता है, लेकिन सुनकर भी नहीं उठता। कुछ देर बाद कुलदीप का फोन बजता है। वो फोन की आवाज सुनकर अपना फोन देखता है तो उस पर निशा की पिक लगी होती है। वो उसे देखकर फोन उठा लेता है और उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। वेरी गुड मॉर्निंग जान, तुम अभी तक उठे नहीं हो? हाँ, उठ गया हूँ बेबी, उठ गया हूँ, बहुत पहले उठ गया हूँ। अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल पिक करो। नहीं, मैं अभी उठा नहीं हूँ। मुझे पता था। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। ठीक है बेबी, मैं अब उठकर जल्दी से कॉलेज आता हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके जान, ध्यान से आना। कुलदीप कॉल कट करके अपने फोन को साइड में रख देता है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर राधा उसके लिए खाना बना चुकी होती है। कुलदीप रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, अरे ओ बेटा, बड़ा ही हैंडसम लग रहा है तू तो, किसी की नजर न लग जाए। क्या माँ, सुबह सुबह ये सब क्या कर रही हो आप? अरे अभी नहा धोकर आया था और आप गंदा कर रही हो। अरे बेटा, ये हर बुरी नजर से तेरी रक्षा करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओहो, मेरे बच्चे को भूख लगी है, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। कुलदीप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। थोड़ी देर के अंदर राधा उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। उसके पास बैठकर उससे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद राधा कुलदीप से बोलती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है माँ?
तेरी जिंदगी में एक अहम फैसला लेना है मुझे, बस उसी के बारे में बात करनी है। माँ, आप मेरी शादी की बात करना चाहती हो? हाँ बेटा, तेरी शादी की ही बात करनी है। देख, तेरी उम्र निकलती जा रही है। मेरे सहेलियों के बच्चों की भी शादी हो गई है, अब तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे। होने दो माँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी है। मुझे लेट हो रहा है, कॉलेज जाना है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कुलदीप वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ से अपना बैग ले लेता है। फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही राधा खुद से बोलती है, मैं कैसे मनाऊं इसे शादी के लिए, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। खैर, मैं भी इसकी माँ हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसे मना ही लूंगी। अब घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद राधा अपने घर के कामों में लग जाती है और दूसरी तरफ कुलदीप अब अपने कॉलेज पहुँच जाता है। वो अपनी क्लास में जैसे ही पहुँचता है तो उसकी साइड वाली सीट पर निशा अपना हेड डाउन करके बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं तो आ गया, पर तुम्हें क्या हुआ है? यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर क्या हुआ? यार समझो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे समझ में आ गया क्या हुआ है तुम्हें। तुम कॉलेज क्यों आई? हाँ, रेस्ट नहीं कर सकती थी? फिर तुमसे मिलती कैसे, और तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था कॉलेज। मुझे तुम्हें ऐसे देखा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी यार, लेकिन मैं क्या करती। अब सॉरी क्यों कह रही हो? हाँ, इधर आओ। ऐसा कहकर कुलदीप निशा को अपने गले से लगा लेता है। वो जैसे ही उसके गले लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुलदीप उसके आंसू को पोंछता है और उससे बोलता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना, हम यहीं बैठते हैं ना। ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, बस चलो। लेकिन हमारी क्लास है ना अभी, बैठे रहो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बाद में नोट्स कॉपी ले लेंगे हम, ठीक है? लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, चलती हूँ, तुम भी बहुत जिद्दी हो। निशा कुलदीप के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों कॉलेज से निकलकर एक होटल में जाते हैं। वहाँ जाकर निशा कुलदीप से बोलती है, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा ना मैं पीरियड्स में हूँ। अरे मैं जानता हूँ, तभी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जानते हो फिर भी मुझे यहाँ लेकर आ गए तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम पहले अंदर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। कुलदीप निशा को आराम से अंदर ले जाता है। वहाँ एक अच्छा सा रूम लेकर वो निशा को अंदर ले जाता है। रूम में जाकर निशा उससे बोलती है, अब बताओ क्या करोगी? अरे तुम क्यों चिंता करती हो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं इसलिए लाया हूँ तुम्हें। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? ऐसा कहकर कुलदीप वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके गले लग जाती है। क्या हुआ जान, अब तुम रोमांटिक मत हो जाना। सॉरी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया, तुम बस आराम करो। कुलदीप निशा को बेड पर लेटा देता है और खुद कुछ खाने को लेने बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कुलदीप खुद से बोलता है, ऐसे समय में निशा को क्या खिलाना सही रहेगा, नेट पे चेक करता हूँ। कुलदीप अपना फोन निकालता है और नेट पर चेक करने लगता है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो पास में ही एक मॉल में जाता है। शॉपिंग के बाद वो वापस निशा के पास आता है। निशा कुलदीप के हाथ में बहुत सारी पॉलीथीन देखकर उससे बोलती है, ये सब क्या है जान, और तुम क्यों लाए हो ये सब? तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ और खाने को खाना लाया हूँ। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी, तुम भी ना। ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, जरूरत थी तभी तो लाया हूँ। देखो क्या क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। कुलदीप निशा को उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स दिखाता है। निशा को वो सब बहुत अच्छा लगता है। फिर कुलदीप उससे अपने हाथों से डार्क चॉकलेट खिलाता है। निशा उसे खा लेती है और उससे बोलती है, थैंक यू, तुम मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा हो। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, और सबसे ज्यादा थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। अब इमोशनल करना चाहती हो क्या पगली? अरे आओ, जादू की छप्पी दे दो बस। नहीं यार, मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? जो इंसान मेरी आंखों में आंसू आने नहीं देता, और अगर आ भी जाए ना तो उन्हें पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? अब ज्यादा इमोशनल बातें मत करो, वरना मैं रो दूंगा। तुम कितने क्यूट हो यार, लव यू मेरी जान। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं।
अच्छा, अब इस चॉकलेट को पूरा खत्म करो। ठीक है, पर खिलाओगे अब तुम ही। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। कुलदीप उसे फिर से खिलाने लगता है और वो लोग साथ में वक्त स्पेंड करते हैं कि तभी निशा की माँ का फोन आ जाता है। निशा कुलदीप से बोलती है, जान, माँ का फोन है। उठा लो, मैं चुपचाप रहूंगा, ठीक है? ठीक है, ना जाने क्या कह रही हैं। निशा अपनी माँ का फोन पिक कर लेती है और उनसे बोलती है, हेलो माँ। कहाँ है बेटा, ठीक तो हो? माँ, मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? घर से तो ठीक ही गई थी, फिर अचानक क्या हुआ? माँ, मेरे पीरियड्स आ गए हैं और दर्द तो आप जानती ही हो ना। अच्छा, तो घर आ जाती तू। कोई बात नहीं माँ, मैं यहाँ रहकर पढ़ लूंगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। अरे देख, मैंने जिस चीज के लिए तुझे फोन किया था वो तो बताना ही भूल गई। क्या बात है माँ, बताओ ना। वो मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरी सहेली का बेटा है। अरे माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, कितनी बार बताया है आपको। लेकिन कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी ना, आखिर कब तक ऐसे ही रहेगी बिना शादी किए हुए? जबकि जब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, एक बार फोटो तो देख ले उसकी। नहीं माँ, मैं अब फोन रख रही हूँ, बाय। निशा कॉल कट कर देती है। फिर कुलदीप से बोलती है, यार, मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं तो किसी और की हो चुकी हूँ। अरे मेरी माँ भी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी कभी तो मन करता है कि माँ को तुम्हारे बारे में सब बता दूँ। मेरा भी जान यही मन करता है। कोई बात नहीं, शादी तो हमारी जरूर होगी। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो पहले ही बता देते ना, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। अरे वही तो, हमें एक बार बताया तो होता। हम डर गए थे माँ, अगर आपको सच बताते तो आप एक नहीं होने देते। हाँ माँ, यही बात है, वरना मैं तो कब का बता चुका होता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। वैसे भी तुम्हें शादी करनी ही थी, तो जो चीजें खुद ही ठीक हो गई, उनके लिए क्या ही नाराजगी। सही कहा यार तूने, अब हम तो समधन बनने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी मेरी बहन। निशा आओ, तुम गले लग जाओ। अब नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्या जान तुम भी ना, कम से कम यहाँ तो ऐसी बातें मत करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।